वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस को स्पार्क मशीनिंग और स्पार्क इरोडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग एक इलेक्ट्रोथर्मल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल स्पार्क के थर्मल एनर्जी के हेल्प से वर्कपीस से मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। ईडीएम जो है मेनली यूज किया जाता है जो कि डिफिकल्ट मशीन मटेरियल्स होते हैं, दैट मीन्स जिस मटेरियल्स को मशीनिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू मशीनिंग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं वैसा जैसे कि रेसिस्टेंस लाइट है, हाई स्ट्रेन टेम्परेचर हो उसका। ठीक है, ईडीएम कैन बी यूज टू मशीन डिफिकल्ट जियोमेट्रीज इन स्मॉल बैचेज और इवन ऑन जॉब्स ऑफ बेसिस। और जो वर्क मटेरियल्स होना चाहिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस उस पर किया जा सकता है। फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, वर्कपीस और ये वर्कपीस है और ये टूल है जो डीसी सप्लाई के थ्रू, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस के साथ कनेक्ट किया गया है और दोनों के बीच में, ठीक है, टूल और वर्कपीस के बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड भरा रहता है। वो आगे हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच, टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है जिसे हम स्पार्क गैप भी कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, एज अगर हम बात करें ह्यूमन हेयर का जो होता है थिकनेस, उतना ही गैप होगा और ये आज यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसी स्पार्क के हेल्प से मशीनिंग किया जाता है। यहाँ जो स्पार्क हो रहा है वो बहुत ही, यानी जो दो पार्ट्स सबसे ज्यादा क्लोज होता है वहां स्पार्क जनरेट होती है। वर्किंग प्रिंसिपल, तो आप देख रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक जो यूज किया जाता है टूल और वर्कपीस के बीच में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, तो ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेक प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को टूल और वर्कपीस। ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है यूजली केरोसिन या तो वाटर का यूज, दोनों को यूज किया जाता है, दोनों में से किसी एक को। डाइलेक्ट्रिक आयनाइजेशन, molecules split into ion and electrons। अब कैथोड से जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, जो कि कोलाइड करेगा मॉलिक्यूल के साथ। आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स एनोड। इलेक्ट्रॉन्स हिट द कैथोड एंड आयन हिट द एनोड, क्योंकि कैथोड जो है ये नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी दे प्रोड्यूस हीट ऑन कैथोड एंड एनोड, जबकि कैथोड पे जो है हीट वो कम प्रोड्यूस होगा और एनोड पे ज्यादा। दिस हीट melts and even vaporize a small part of cathode and anode। यहाँ पर जो है फिगर में आप देख रहे हैं तो क्रेटर है, ठीक है, यहाँ फॉर्म है टूल के पास और वर्कपीस के पास। तो ये जो है मेल्टिंग और इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पर मटेरियल्स इरोड हुआ है। ठीक है, तो क्रेटर का फॉर्म हुआ है। टूल पर जो है वहाँ पर लेस हीट प्रोड्यूस होता है, जबकि मोर हीट जो है वो वर्कपीस पर होता है। यहाँ क्रेटर ज़्यादा बड़ा है कंपेरिजन टू टूल का। आप देख रहे हैं टूल और वर्कपीस के बीच में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो होता है वो भरा होता है, ठीक है, और डीसी सोर्स जो है पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल टूल के साथ कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस के साथ कनेक्ट है। और ये जो बबल्स देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड मॉलिक्यूल्स थे। और डायमीटर जो होगा, ठीक है, आयनाइज्ड कॉलम का वो 100 माइक्रोन।
वर्किंग प्रिंसिपल के जानने से पहले, ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट का यूज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे पावर सप्लाई। जो आप पावर सप्लाई देख रहे हो ये डीसी पावर सप्लाई इसमें यूज किया जाता है। डीसी पावर सप्लाई का निगेटिव टर्मिनल जो है वो टूल के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल वर्क पीस के साथ कनेक्ट किया जाता है। फिर जब पावर सप्लाई को इंक्रीज कराया जाता है टूल और वर्क पीस के बीच में, तो स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, टूल और वर्क पीस के बीच में बहुत ही कम गैप रखा जाता है। वर्क पीस को डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के अंदर फिक्सचर के साथ इसे फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है। फिक्सचर की मैं यहाँ बात कर रही थी, तो आप देख रहे हैं वर्क पीस और जो टैंक है, टैंक पे सबसे पहले फिक्सचर रहता है, सेट किया जाता है। फिक्सचर जो है वर्क पीस को कंटेनर में होल्ड करके रखता है डाइलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो यूज किया जाता है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और वर्क पीस और टूल के बीच में जो है ये दोनों को सेपरेट करके रखता है। सेपरेट गैप के थ्रू, यानी कि यहाँ जो ऑप्टिमम गैप है उसको मेंटेन करता है ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। नॉर्मल कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब यहाँ पर, ठीक है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल टूल और वर्क पीस को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करके पावर सप्लाई किया जाता है और हाई प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उस वक्त डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो इंसुलेटर की तरह ना बिहेव करके ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है। ठीक है, जिसके कारण टूल और वर्क पीस के बीच में, ठीक है, आयनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर स्पार्क का प्रोडक्शन होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं जो ऑप्टिमम गैप है टूल और वर्क पीस के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, वहीं पर सिर्फ आयनाइजेशन जो है परफॉर्म होता है। आप ये अगल बगल जो देख रहे हो यहाँ पर कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। सिर्फ जो गैप में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो फिलअप होता है वही सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, विस्कोसिटी लो होती है, नॉन टॉक्सिक होता है ये, ठीक है, नॉन इनफ्लैमेबल होगा। जब तक वोल्टेज ब्रेकडाउन नहीं होता है तभी तक ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है ये नॉन इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। और साथ में ही जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है तो यहाँ पर जो चिप के फॉर्म में जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको यहाँ से फ्लश अप करके इसे, मतलब हम कह सकते हैं कि ये बाहर करता है और साथ ही ये कूलेंट की तरह भी बिहेव करता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। कॉस्ट इसका जो होगा बहुत ही लो होता है, ये इजीली अवेलेबल होता है और केमिकली जो होता है स्टेबल होता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें उसमें, तो लाइट वाइल, लाइक जैसे केरोसिन वाइल, ठीक है, ट्रांसफार्मर वाइल, पैराफिन वाइल, ये सब का यूज जो करेंगे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की तरह। और जो टूल और वर्कपीस के बीच में जो गैप होता है, ऑप्टिमम गैप, इसका रेंज होता है 0.01, ठीक है, 0.01 mm to 0.125 mm और वोल्टेज 40 to 300 वोल्ट यूज किया जाता। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, द ईडीएम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए शेप्ड टूल और वायर electrode and the
the part is connected to a power supply to create a potential difference between the workpiece and tool. When the potential difference is sufficiently high, a transient spark discharges through the fluid, removing a very small amount of metal from the workpiece. और अभी जो जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्टिव फ्लूइड जो है उसका 3 काम है, ठीक है। सबसे पहला तो वो एक्ट एज ए इंसुलेटर अंटिल द पोटेंशियल इज सफिशिएंटली हाई। जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं होता, दैट मीन्स पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो सफिशिएंटली हाई नहीं होता, तभी तक वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरा है फ्लशिंग मीडियम की तरह ये बिहेव करता है, जो चिप होता है उसको यहाँ से वर्कपीस से ये हटा देता है। और तीसरा जो है ये कूलिंग मीडियम की तरह भी यूज होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। टूल जो है इलेक्ट्रोड टूल, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाई थर्मल डिफ्यूजिविटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड मैशनेबिलिटी, ये सारा प्रॉपर्टी जिस पे होता है टूल में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि टूल का ग्रेफाइट, ब्रास, कॉपर, टंगस्टन का ये हो सकता है। वर्कपीस का जो मटेरियल होगा वो कोई भी मटेरियल होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तभी ईडीएम के थ्रू से मशीनिंग किया जा सकता है। पावर सप्लाई जो होगा वो, ठीक है, 2 तरह का सर्किट यूज किया जाता है, एक है आरसी और दूसरा है टीसी। आरसी हो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और दूसरा है ट्रांजिस्टर सर्किट। ट्रांजिस्टर सर्किट आर इनकैपेबल टू प्रोड्यूस नैनो पल्स, ठीक है। तो टीसी ट्रांजिस्टर सर्किट्स इज यूज्ड वेयर हाई मटेरियल रिमूवल रेट रिक्वायर्ड। फोर्थ है सर्वो सिस्टम। सर्वो सिस्टम कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको लिखा होगा सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम, तो ये दोनों सेम ही है। ये मेंटेन करता है स्पार्क गैप जो होता है टूल और वर्कपीस के बीच में, ठीक है, उसको ये मेंटेन करता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या किस तरह से बिहेव करता है, इंसुलेटर मीडियम बिटवीन टूल एंड वर्कपीस के बीच में। जब वहां पर ये भी बताया कि केस की पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा ऑप्टिमम यानी एक लेवल यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हुआ हो, तभी तक वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा टूल और वर्कपीस के बीच में। जैसे कि एग्जांपल केरोसिन, डीआयोनाइज्ड वाटर, एयर, मिनरल ऑयल etc। ये पूरा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये टूल, वर्कपीस, ये रहा डीसी पल्स जनरेटर जिसमें कि निगेटिव टर्मिनल टूल के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट किया गया है। टूल और वर्कपीस के बीच में एक ऑप्टिमम गैप होता है जो बताया गया है रेंज आपको, उसके बीच में स्पार्क जो है वो फॉर्म होता है और यही स्पार्क मेल्ट और वेपराइजेशन के थ्रू मटेरियल्स को रिमूव करता है, ठीक है। टूल का जो डायरेक्शन होगा वो अप एंड डाउन। ये रहा टैंक और वर्कपीस जो है फिक्सर पे फिक्स्ड होता है। और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ पर पंप के थ्रू, ठीक है, सबसे पहले फिल्टर होता है, जो भी प्रेसिपिटेट उसमें होंगे, चिप्स फॉर्म होता है यहाँ का वर्कपीस का, उसे वो क्या करता है पहले फिल्टर करके अलग कर देते हैं और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर सप्लाई करता है टैंक में। ये देख रहे हो आप सर्वो सिस्टम, कंट्रोल गैप। सर्वो सिस्टम हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वो सिस्टम को सर्वो मैकेनिज्म भी कहते हैं, जो कि ऑप्टिमम गैप को कंट्रोल करता है। नॉर्मल पोलैरिटी और दूसरा है रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब टूल और वर्कपीस यानी टूल को हम पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो उसको कहेंगे हम नॉर्मल पोलैरिटी या तो स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। जस्ट रिवर्स होगा, अगर आप टूल को कहीं कहीं ये भी यूज किया जाता है रिवर्स पोलैरिटी को भी, टूल को अगर पॉजिटिव टर्मिनल और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट करोगे तो वो होगा रिवर्स पोलैरिटी। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं वे नॉर्मल पोलैरिटी को यूज किया जाता है, इसे हम स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वर्किंग देखेंगे, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई का जो है
पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टूल के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कैपेसिटर, ये टूल के पैरेलल लगाया जाता है। कैपेसिटर क्या करती है, जो स्टोर करके चार्ज को रखती है। दैट मीन्स जब यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, ठीक, तो एक ऐसा वक्त आता है कि जहाँ पर वोल्टेज ब्रेक डाउन करती है, तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाने के कारण डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो गैप में, ठीक है, टूल और वर्कपीस के बीच में ये फोर्स किया जाता है अंडर प्रेशर। तो इस गैप में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो बिहेव करने लगता है इंसुलेटर की जगह ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह, और यहाँ पर स्पार्क फॉर्म करती है। स्पार्क जो है वर्कपीस को इरोड करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो स्पार्क का फॉर्मेशन यहाँ किस तरह से हो रहा है। प्रोसेस बेसिक, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो है ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, उसके बीच में यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। प्री ब्रेकडाउन, ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। सेकेंड फिगर आप देख रहे हो, ये है ए, जहाँ पर सिर्फ वोल्टेज को पास करवाया गया है। ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक जो है फ्लूइड वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसके कारण प्लाज्मा चैनल का क्रिएशन होता है। ये फिगर बी है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण प्लाज्मा चैनल का फॉर्मेशन होता है। फिगर नंबर सी में क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। हीटिंग, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन ऑफ द वर्कपीस मटेरियल, क्योंकि जब यहाँ पर दोनों ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो कोलाइड करेगा एक दूसरे से, जिसके कारण यहाँ पर हीट इवॉल्व होगा, और ये हीट इवॉल्व होने के कारण वर्कपीस को मेल्ट करेगा और वेपराइज भी करेगा। फिगर नंबर डी, यहाँ से हम देख रहे हैं क्या है कि एंड ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है, प्लाज्मा इम्प्लोजन, रिमूविंग ऑफ द मोल्टेन मेटल पूल। दैट मीन्स कि ये अब क्या होता है कि जो एनोड और एनोड नीचे है और कैथोड, एनोड और कैथोड जो है, ठीक है, वहां पर जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो प्लाज्मा इम्प्लोजन होने के कारण जो चिप फॉर्म होता है दोनों का, टूल और वर्कपीस दोनों का, जिसे आप देख रहे थे कुछ देर पहले फिगर में क्रेटर के द्वारा दिखाया गया था, ठीक है। तो वहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चिप के फॉर्म से, उसको यहाँ से फ्लश अप करता है कौन, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। और लास्ट जो है फिगर ई, यहाँ पर है डिस्चार्ज के बाद क्या होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज के बाद डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो कूलेंट की तरह बिहेव करता है, कूलिंग मीडियम की तरह। तो जब ये कूलिंग मीडियम की तरह बिहेव करेगा तो टूल और वर्कपीस दोनों को क्या करता है, सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। वर्कपीस के चिप को हटाने के बाद पोस्ट डिस्चार्ज सॉलिडिफाइंग एंड फ्लशिंग ऑफ द इरोडेड पार्टिकल्स बाय द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो वोल्टेज और करंट, इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर पांचों प्रोसेस के थ्रू दिखाया गया है। वोल्टेज जो आप प्रोसेस ए देख रहे हो इसमें क्या है, जो कांस्टेंट है, लेकिन करंट यहाँ पर क्या है आपका नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम। दैट मीन्स इसको नेग्लेक्ट करके चला गया है। फिगर बी में हम देख रहे हैं जब ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो वहां पर वोल्टेज जो है वो घट जाता है, लेकिन करंट बढ़ जाता है। सी नंबर, जहां पर डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, तो डिस्चार्ज में क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। डी नंबर, डिस्चार्ज के एंड पर जहां पे प्लाज्मा इम्प्लोजन हो रहा है वहां पर
मैं फिर से एक बार दोहराना चाहती हूँ फिगर सी का, कि फिगर सी जो है वहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है। फिगर डी, जहाँ पर इंट ऑफ द डिस्चार्ज, जहाँ प्लाज्मा इम्प्लोजन हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है कि वोल्टेज जो है आप देख रहे हो ये घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और करंट भी घट रहा है, दोनों ही घट रहा है। और ये रहा प्रोसेस ई। प्रोसेस ई में वोल्टेज और करंट दोनों ही क्या है, जीरो है। तो ये है बेसिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस का। फिगर में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पार्क जो है कुछ तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो आयनाइज होता है, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव आयन में। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड नहीं कह सकते हम लोग, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। वो आयनाइज हो रहा है पॉजिटिव और निगेटिव आयन में। पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन जो है वो कोलाइड होगा एक दूसरे से, स्पार्क को जनरेट करता है टूल और वर्कपीस के बीच में, ठीक है, जो जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्स होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन जो है वो निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन जो पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्ट होकर के हीट को जनरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पार्क का डायमीटर है, ठीक है, ये स्पार्क डायमीटर है, ये जो है आपका मोल्टेन मेटल टूल का, और ये रहा मोल्टेन मेटल वर्क का, जिसे हम क्रेटर के थ्रू कहते हैं। यहाँ पर लेस हीट इवॉल्व होता है, यहाँ पर टूल के कंपेरिजन में ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। और ये रहा आयनाइज्ड कॉलम। न्यूमेरिकल की पर्पज से हम लोग यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट का फार्मूला लिखे हुए हैं कि किस तरह से ईडीएम प्रोसेस में इससे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो एमआरआर का फार्मूला जो है वो 4 × 10⁴ IT T पर पावर -1.23 है, ठीक है। एमआरआर जो है उसका यूनिट है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। I करंट इन एम्पियर्स, TW जो आप देख रहे हैं ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क पीस है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में। वेट रेट ऑफ इलेक्ट्रोड का फार्मूला है 11 × 10⁻³ I TT पर पावर जो है -2.3238। WT क्या है, वेयर रेट ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका यूनिट है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। और TT जो देख रहे हैं आप ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल्स का है, जिस डिग्री सेंटीग्रेड में। मटेरियल रिमूवल रेट इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ द करंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्कपीस मटेरियल्स, ठीक है। I और T का ये फंक्शन है। द 3 प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट्स आर, सबसे पहला कौन सा है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग टेम्परेचर। वेयर रेशियो ऑफ वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड, R से इसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 2.25 TR पर पावर -2.3। TR जो है ये रेशियो ऑफ वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड मेल्टिंग रेशियो, सॉरी टेम्परेचर, ठीक है, सेंटीग्रेड में। वेरिएंट इन ईडीएम प्रोसेस, डाई सिंकिंग ईडीएम है, वायर ईडीएम, ईडीएम ड्रिलिंग, ईडीएम मिलिंग, वायर EDG और ब्लॉक EDG। डाई सिंकिंग इसको इसलिए कहते हैं, जो डाई होता है, ठीक है, मोल्डिंग प्रोसेस में, वो आपका मोल्ड और पैटर्न, मोल्ड ही पैटर्न होता है, मोल्ड की अगर बात करें और पैटर्न ये दोनों सेम होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जैसा टूल का शेप होता है वैसा ही वर्कपीस पर मशीन करके सेम कैविटी प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए से डाई सिंकिंग करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MRR इन ईडीएम, सबसे पहले देख रहे हैं जो MRR और रेसिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं इस तरह से। दैट मीन्स अगर रेसिस्टेंस बढ़ रही है,
ठीक है। तो आप देख रहे हो जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो घटता है, दोनों के बीच में ये रिलेशन है। यहाँ पर जो है सेकेंड फिगर में MRR और मीन करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। आप करंट को इंक्रीज करोगे तो मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट फिगर की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि MRR और कैपेसिटेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। दैट मीन्स अगर कैपेसिटेंस को हम बढ़ाते हैं तो मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ेगा। लास्ट फिगर जो है स्पार्क के गैप और मटेरियल रिमूवल रेट के बीच में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया आप देख रहे हो कि एक गैप यानी कि ऑप्टिमम गैप, एक ऑप्टिमम गैप है जहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट मैक्सिमम होगा। और लेफ्ट साइड अगर आप जाते हो तो एक तरफ से पहले बढ़ता है और फिर स्पार्क गैप अगर बढ़ाओगे तो फिर ये घटने लगता है। एक लिमिट तक बढ़ता है, हम कहें कि स्पार्क गैप बढ़ाएंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा, लेकिन ऑप्टिमम गैप पे जहाँ ही पहुँच जाएगा उसके बाद आप अगर बढ़ाते हो स्पार्क गैप को तो मटेरियल रिमूवल रेट घटने लगेगा। मटेरियल रिमूवल रेट जो रेंज है वो 2 to 400 मिलीमीटर क्यूब पर मिनट होगा। डायमेंशनल टॉलरेंस आप देख रहे हो जो रेंज इसका वैरी करता है वो 0.05 to 0.125 मिलीमीटर के बीच में होगा। सरफेस फिनिश को RA से रिप्रेजेंट किया जाता है जो वैरी करता है 0.05 to 12.5 माइक्रोमीटर के बीच में। एप्लीकेशन इसका ज़्यादातर यूज जो किया जाता है एरोस्पेस, ठीक है, मोल्ड मेकिंग, डाई कास्टिंग, ठीक है, इस टाइप के प्रोसेस में। और एरोस्पेस क्या है कि इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है ईडीएम का। अब जैसे कि डाई कैविटी, स्मॉल डीप होल, नैरो स्लॉट, टरबाइन ब्लेड और इंट्रिकेट शेप को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का यूज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ ईडीएम, अब देख रहे हो कि आप जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा उसे ईडीएम के थ्रू मशीनिंग किया जाता है। अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चाहे उस मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कुछ भी हो, जैसे कि हार्डनेस, स्ट्रेन, टफनेस, माइक्रो स्ट्रक्चर, ये सब प्रॉपर्टीज को ये ध्यान नहीं देता कि सॉफ्ट ही होना चाहिए या हार्ड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, उसे इजीली ये मशीन कर सकते हैं। सिर्फ ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, सिर्फ ये केस होता है। फिर है जो टूल और वर्क पीस है उस पर कोई भी कटिंग फोर्स नहीं लगता है। एज मशीनिंग और शार्प कॉर्नर दोनों ही ईडीएम प्रोसेस की तरह थ्रू पॉसिबल है। टूल मेकिंग is easier as it can be made from softer and easily formable materials like copper, brass and graphite। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में जान चुके हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग किस तरह से परफॉर्म ये करते हैं, ठीक है, इसमें कौन से पार्ट यूज किया जाता है, डेरिवेशन कैसे निकालते हैं इसका, और प्रोसेस पैरामीटर इसका क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ओके, थैंक यू।